हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 9 अक्टूबर के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 अक्टूबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि फास्टर देन लाइटनिंग ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए, फास्टर देन लाइटनिंग ये जो आपका उसेन बोल्ट की जो है ऑटोबायोग्राफी है, तो उसेन बोल्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य अगर ऑटोबायोग्राफी की देख ले जहां से टीसीएस के द्वारा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट डिलाइटफुल ये जो आपका ऑटोबायोग्राफी है ना, ये आपके मुश्ताक अली की जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। सनी डेज के बारे में पूछा जाए तो देखिए, ये जो आपका सनी डेज है ना, ये सुनील गावस्कर की जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा अगर वन मोर ओवर के बारे में पूछा जाए तो देखिए, ये जो आपका वन मोर ओवर है ना, ये आपके इरापल्ली प्रसन्ना की जो है ऑटोबायोग्राफी है। मिनेस द ऑटोबायोग्राफी ये जो आपका डेनिस लिली की जो है ऑटोबायोग्राफी है। कटिंग एज के बारे में पूछा जाए तो देखिए, ये जो आपका कटिंग एज है ना, ये जावेद मियादाद की जो है ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग विथ फायर अगर पूछा जाए तो देखिए, प्लेइंग विथ फायर ये जो आपका नाजिर हुसैन की जो है ऑटोबायोग्राफी है। अ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये जो आपका कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। कॉलिंग द शॉट्स ये जो आपका माइकल वैगन का जो है ये ऑटोबायोग्राफी है। आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन ये जो आपका स्टीव वॉक की जो है ये ऑटोबायोग्राफी है। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट ये जो आपका राहुल द्रविड़ की जो है ऑटोबायोग्राफी है। 281 एंड बियॉन्ड ये जो पुस्तक है ना, ये बीबीएस लक्ष्मण की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अर्जुन सिंह धुर्वे को जो है किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जो है इन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए, अर्जुन सिंह धुर्वे को जो है ये आपके मध्य प्रदेश के बैगा नृत्य शैली में योगदान के लिए जो है इन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो बैगा नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गुड़ी पड़वा ये जो आपका किस राज्य का जो है एक प्रमुख त्यौहार है। तो देखिए, अगर गुड़ी पड़वा की बात कर ले तो ये जो आपका हिंदू नववर्ष है, जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य में जो है ये आपका गुड़ी पड़वा के रूप में जो वो मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हिंदू नववर्ष में आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है इसे किस रूप में मनाया जाता है, तो ये आपका उगादी के रूप में जो वो मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत के अन्य क्षेत्र में जो है हिंदू नववर्ष के रूप में जो है ये आपका चैत्र नवरात्रि के रूप में जो वो मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले गुड़ी पड़वा ये जो आपका किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए, इस त्यौहार का जो आयोजन है ना, ये आपके चैत्र महीने के जो है पहले दिन जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। यानी हिंदू पंचांग कैलेंडर में जो है ये आपका पहला महीना जो है वो आपका होता है। और वो अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बात कर ले तो ये जो आपका मार्च या फिर अप्रैल महीने में जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मद्रास में होम रूल लीग की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि दो आपके होम रूल लीग थे, जिसमें पहला जो होम रूल लीग था ये आपका पुणे होम रूल लीग था। और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो वो किया गया था। और मद्रास होम रूल लीग की बात कर ले तो इसकी जो स्थापना है ये आपका सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा जो वो किया गया था। तो यही आपसे पूछा गया था मद्रास होम रूल लीग के बारे में। तो एनी बेसेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पुणे होम रूल लीग के बारे में पूछा जाए तो फिर आपका बाल गंगाधर तिलक जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि महाजनपद काल में जो है ये जो भागा टैक्स है ना, ये किससे जो वो लिया जाता था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाजनपद काल में किसानों से जो है उनकी उपज का जो है ये छठा हिस्सा जो है ये कर के रूप में जो वो लिया जाता था। और इसी कर को जो है ये आपका भागा या फिर शेयर जो वो कहा जाता था। तो ये जो टैक्स है भागा टैक्स, ये किससे लिया जाता था, तो ये आपका किसानों से जो वो लिया जाता था। और कितना हिस्सा लिया जाता था, तो ये आपका छठा हिस्सा जो वो लिया जाता था। तो किसान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इंद्रसेन रेड्डी ये जो आपके किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो देखिए, वर्तमान में इंद्रसेन रेड्डी की बात कर ले तो ये जो आपका त्रिपुरा राज्य के जो वो राज्यपाल हैं।
तो त्रिपुरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच फंडामेंटल राइट्स कैन प्रोटेक्ट द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कौन सा मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति को जो है ये आपका संरक्षित कर सकता है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 जो है ना ये आपके अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए जो है ये आपका मौलिक अधिकार जो वो प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 29 और 30 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अनुच्छेद 29 की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद है ना ये आपके अल्पसंख्यकों को जो है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का जो ये आपका अधिकार देता है। और इस अनुच्छेद के मुताबिक जो है किसी भी नागरिक को नस्ल, लिंग, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर जो है किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने से जो है वो रोका नहीं जा सकता है। ये जो आपका अनुच्छेद 29 में जो वो कहा गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 30 की बात कर ले तो ये जो आपका अनुच्छेद है ना ये आपके अल्पसंख्यकों को जो है अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका संचालन करने का जो ये आपका अधिकार देता है। और साथ ही साथ ये जो अधिकार है ना ये राज्य के नियंत्रण और विनियमन के जो है वो अधीन है। तो ये जो आपका अनुच्छेद 30 में जो वो कहा गया है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वर्तमान में जो आपके कितने मौलिक अधिकार हैं तो देखिए वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। और वो कौन कौन से हैं तो आपके पहला जो है ये आपका समानता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक आ जाता है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक आ जाता है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 में जो ये आपका वर्णित है। फोर्थ आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी जो अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक है। छठा जो आपका मौलिक अधिकार है ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर एग्जाम में पूछ ले कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय जो हमारे मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ना फंडामेंटल राइट्स की वह हमारा 7 था। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना वो भी आपका फंडामेंटल राइट्स था जो कि आपका संपत्ति का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 31 में जो इसे रखा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो संपत्ति का अधिकार है ना ये आपका वर्तमान में कानूनी अधिकार है। यानी संपत्ति के अधिकार को जो है यह आपका जो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1978 में हुआ था और इसके तहत जो है आपके संपत्ति को अधिकार को जो है अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मौलिक अधिकार जो है ये आपका किस अनुच्छेद और किस भाग में वर्णित है तो देखिए मौलिक अधिकार जो है ये आपका भाग 3 में जो है ये आपका वर्णित है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है ये आपका वर्णित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मौलिक अधिकार को जो है ये आपका यूएसए के देश से जो है ये आपका अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व है ना ये किसने किया था। तो देखिए अगर हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर ले तो ये जो आपका युद्ध है ना ये आपका 18 जून 1576 को जो वो लड़ा गया था। और किसके मध्य लड़ा गया था तो देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध है ना ये आपके मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के मध्य जो है इस युद्ध को जो वो लड़ा गया था, जिसमें मुगल सेना का जो नेतृत्व किए थे ना ये आपके आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने जो वो किया था। तो राजा मान सिंह प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम क्या रहा था तो देखिए इस युद्ध में जो है आपके मुगलों की जो है वो जीत हुई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी दर में 5% की कमी लाने का लक्ष्य जो वो रखा गया था। तो देखिए ये जो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना था ना जिसका कार्यकाल आपका 2002 से 2007 तक रहा था और इसी योजना के तहत जो है साल 2007 तक गरीबी दर में 5% की कमी लाने का लक्ष्य जो वो रखा गया था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो है कुछ और भी एक आपका उद्देश्य था जो कि आपका प्रति वर्ष 8% जीडीपी वृद्धि जो है यह आपका हासिल करना था। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रति वर्ष 8% जीडीपी वृद्धि हासिल करना ये जो आपका किस पंचवर्षीय योजना का जो वो उद्देश्य था। तो ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो वो उद्देश्य था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो देखिए राज्यसभा के उपसभापति जो है ना वर्तमान में ये आपके हरिवंश नारायण सिंह है। तो हरिवंश नारायण सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना ये आपके राज्यसभा के जो है ये आपके पदेन सभापति होते हैं। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है तो ये आपके जगदीप धनखड़ हैं। और ये जो है कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं तो ये आपके 14वें नंबर के जो वो उपराष्ट्रपति हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैच द फॉलोइंग से आया था। एक माइंस यानी खदानों को जो है ये आपका मैच जो वो गलत बताना था। आपके 4 माइंस का जो है वो नाम दे दिया गया था और एक तरफ जो आपका उनका स्टेट जो है वो दिया गया था कि ये जो खदान है ये इस राज्य में स्थित है। इसी में आपको जो है वो गलत मैचिंग जो वो बताना था। तो देखिए पहला जो आपका ऑप्शन दिया गया था ये आपका बादाम पहाड़ खदानें जो है वो दिया गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका उड़ीसा जो है वो दिया गया था। तो देखिए बादाम पहाड़ खदाने की बात कर ले तो ये आपका उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। तो ये तो आपका सही मैचिंग है, यहाँ पर गलत मैचिंग पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन जो आपका दिया गया था ये आपका बैलाडीला लौ अयस्क खदान दिया गया था और इसमें जो आपका मैच किया गया था ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से मैच किया गया था। तो ये भी आपका सही मैचिंग है क्योंकि बैलाडीला जो लौ अयस्क खदान है ना ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया था ये आपका कुदेरमुख खदान दिया गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कर्नाटक दिया गया था सही मैचिंग में। तो देखिए कुदेरमुख खदान जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये भी आपका सही मैचिंग जो वो किया गया था। फोर्थ जो आपका था ना कि रत्नागिरी की खदानें जो वो दिया गया था और यहाँ पर जो आपका मध्य प्रदेश जो वो दिया गया था। तो ये जो आपका गलत मैचिंग जो वो किया गया था क्योंकि रत्नागिरी की जो खदानें हैं ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ना कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 4 रत्नागिरी की खदानें आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कृष्णराव शंकर पंडित ये जो आपके किस घराने से संबंधित है। तो देखिए कृष्णराव शंकर पंडित जो है ये आपके ग्वालियर घराने से संबंधित है। तो ग्वालियर घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। और ग्वालियर घराने के जन्मदाता यानी संस्थापक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए ग्वालियर घराने के जन्मदाता के रूप में जो है ये आपके हद्दू खां और हस्सू खां के दादा नत्थन पीर बख्श को जो वो माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ना ये आपका 1876 में जो है बंगाल में सुरेंद्र नाथ के द्वारा जो वो किया गया था। तो सुरेंद्र नाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भारत के कार्यपालिका में जो है ये कौन शामिल होता है। तो देखिए भारत के कार्यपालिका में जो है आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी ये सभी जो आपके शामिल होते हैं। तो इन्हीं में से आपका कोई एक ऑप्शन में दिया गया होगा, जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है खारे पानी की झील नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पुलिकट झील, सेकंड ऑप्शन आपका कोलेरू झील दिया गया था, थर्ड ऑप्शन जो आपका सांबर झील दिया गया था और फोर्थ ऑप्शन जो आपका चिलिका झील जो वो दिया गया था। तो देखिए सबसे पहले अगर ऑप्शन की बात कर ले पुलिकट झील के बारे में तो देखिए ये जो आपका पुलिकट झील है ना ये आपका खारे पानी का जो है एक लैगून झील है जो कि आपका भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यानी जो पुलिकट झील है ये आपका खारे पानी का जो है एक झील है। तो ये तो आपका खारे पानी का झील है, यहाँ पर नहीं जो आपसे पूछा गया है। तो ये तो आपका आंसर जो वो नहीं होगा। सेकंड अगर बात कर ले चिल्का झील के बारे में तो देखिए चिल्का झील जो है ये आपका एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है और ये जो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये जो आपका दुनिया का जो है ना ये आपका दूसरा सबसे बड़ा तटीय झील भी है। तो ये भी आपका खारे पानी का झील है। तो ये भी आपका आंसर जो वो नहीं होगा। वहीं अगर सांबर झील की बात कर ले तो देखिए सांबर झील जो है ये आपका भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी का झील है जो कि आपका राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। तो ये भी तो आपका खारे पानी का ही झील है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर फोर्थ ऑप्शन की ओर देखें कोलेरू झील के बारे में तो देखिए ये जो आपका कोलेरू झील है ना ये भारत का सबसे बड़े ताजे पानी का झील है। तो ये तो आपका जो है ये आपका खारे पानी की झील नहीं है बल्कि ये आपका ताजे पानी का झील है, इसलिए कोलेरू झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका कोलेरू झील है ये आपका कहाँ पर स्थित है तो ये आपका आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में जो है दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य रहा था। तो देखिए पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है ये आपका 2023 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें पदक तालिका में जो पहले स्थान पर आपका राज्य रहा था ना, ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा ने जो टोटल 105 पदक जो वो जीते थे, जिसमें 40 गोल्ड, 39 सिल्वर मेडल और 26 जो था ये आपका ब्रॉन्ज मेडल था। दूसरे स्थान पे जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य रहा था। उत्तर प्रदेश ने जो टोटल 62 पदक जीते थे, जिसमें 25 गोल्ड, 23 सिल्वर और 14 जो था ये आपका ब्रॉन्ज मेडल था। तीसरे स्थान पे अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु राज्य रहा था। तमिलनाडु के द्वारा 42 पदक जो वो जीते गए थे। तो दूसरा स्थान पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आपका जो 2023 में जो KIPG हुआ था, इसका शुभंकर अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए इसका जो शुभंकर रहा था ना, ये आपका छोटी गौरैया यानी उज्ज्वला रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में आपके कुल कितने खेल जो है वो प्रतियोगिताएं हुए थे, तो ये आपके 7 खेल प्रतियोगिताएं जो है आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका 1000 से ऊपर रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 2 ऐसे राज्य थे जिनका जनसंख्या घनत्व जो है 1000 से ऊपर जो वो रहा था। और वो 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका बिहार का रहा था, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल का रहा था। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं अगर वेस्ट बंगाल की बात कर ले तो वेस्ट बंगाल का जो है ये आपका 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो बिहार और वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर अगर ये नंबर में दिया गया हो तो 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ओवरऑल अगर बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना, ये आपका दिल्ली का रहा था। दिल्ली, लेकिन ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ पे ये इंक्लूड जो है ये नहीं होगा। दिल्ली जो है ओवरऑल जो दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत का अगर आपसे जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। और दशकीय वृद्धि कितना हुआ था, तो देखिए 2001 से 2011 की जनगणना में जो आपका दशकीय वृद्धि दर रहा था ना, ये आपका 17.72% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवे 4 जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात कर ले तो ये जो आपका भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों को जो है ये आपका जोड़ता है। और ये जो आपका कृष्णा और गोदावरी नदियों को जो है वो जोड़ता है। और इसकी लंबाई की बात कर ले तो ये आपका 1095 किलोमीटर है। तो ऑप्शन में अगर आपका कृष्णा और गोदावरी नदी दिया गया होगा तो कृष्णा और गोदावरी नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद से आया था। तो देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात कर ले तो ये जो आपका दिल्ली में स्थित है। और इस मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये आपके गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। और इसका जो निर्माण शुरू किया गया था ये आपका 1192 ईस्वी में जो वो शुरू किया गया था। और ये पूरा कब हुआ था इसका निर्माण, तो ये आपका 1198 में जो है ये आपका पूरा हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एज पर न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज नाइट्रोजन, यानी न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किसमें जो है नाइट्रोजन के समान गुण है। तो देखिए न्यूलैंड्स के अगर अष्टक नियम की बात कर ले तो इन अष्टक नियम में आपका बताया गया जो कि आपका 1966 में आया था। उन्होंने ये बताया था कि हर 8वें तत्व में पहले तत्व के जो गुण होते हैं ना, ये आपके समान गुण जो वो दर्शाया जाता है। तो इसमें आपके नाइट्रोजन के समान गुण कौन दर्शाएगा, तो आप यहाँ पे ये डाटा देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो समान गुण है ना, ये आपका फॉस्फोरस जो है वो दर्शाएगा। तो फॉस्फोरस और जिस भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य देख ले तो देखिए हाइड्रोजन के समान आपका कौन सा गुण जो है वो दर्शाएगा, तो ये आपका फ्लोरीन जो है वो दर्शाएगा। सोडियम का गुण अगर पूछा जाए कि कौन दर्शाएगा तो ये आपका लिथियम जो वो दर्शाएगा। मैग्नीशियम का अगर पूछा जाए तो ये आपका बेरिलियम जो वो दर्शाएगा। एल्यूमिनियम का अगर पूछा जाए तो ये आपका बोरोन जो है वो दर्शाएगा। सिलिकॉन जो है ये आपका सिलिकॉन का गुण जो है ये आपका कार्बन जो वो दर्शाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए भारत का संसदीय प्रणाली जो है ये आपका ब्रिटेन देश के संविधान से जो वो लिया गया है, तो ब्रिटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ए सेल टेक्स प्लेस थ्रू, यानी कोशिका में परिवहन और संचार जो है ना ये किसके माध्यम से होता है। तो देखिए कोशिका में परिवहन और जो संचार है ना ये आपके कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है, और कोशिका झिल्ली को ही जो है ये आपका प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन वाज द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी रिलीज्ड, यानी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति जो है ये किस वर्ष में आया था। तो देखिए राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति जो है ये आपका वर्ष 2018 में जो वो आया था, और किस विभाग के द्वारा जो इसे जारी किया गया था। तो ये आपका ये जो नीति है ना ये भारत सरकार की दूरसंचार विभाग के द्वारा जो है 2018 में जो इसे जारी जो वो किया गया था। तो 2018 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पिलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए ये जो आपका पिलाग्रा रोग है ना ये आपका नियासिन की कमी के कारण होता है, और ये जो आपका नियासिन है ना ये आपके विटामिन B3 का जो ये रासायनिक नाम है। तो नियासिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य विटामिन की कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग होता है। तो ये आपका नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जीरोफ्थैल्मिया जो रोग होता है ना ये आपके विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन ए का जो आपका रासायनिक नाम होता है ना ये आपका रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 की बात कर ले तो इससे आपका बेरी रोग होता है, और इसका जो रासायनिक नाम है ये आपका थायमिन होता है। विटामिन B2 का जो आपका केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम जो है ये आपका राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B5 का आपसे पूछा जाता है तो इसका जो आपका रासायनिक नाम है ना ये आपका पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन B7 का अगर पूछा जाए तो ये आपका बायोटीन होता है। विटामिन B12 का अगर पूछा जाए तो देखिए विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है ना ये आपका साइनोकोबाल्बिन होता है। विटामिन C की कमी से जो है आपका स्कर्वी रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम जो है ये आपका स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रिकेट्स रोग होता है ना ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है, और इसका रासायनिक नाम की बात कर ले तो ये आपका एर्गोकैल्सीफेरोल होता है। विटामिन ई की कमी से जो आपका जनन शक्ति जो है वो कम हो जाता है, और ये जो आपका विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है ना ये आपका टोकोफेरोल होता है। विटामिन के की कमी से जो आपका खून का जो रक्त का जो धक्का होता है ना वो जम नहीं पाता है, और इसका अगर रासायनिक नाम की बात कर ले तो ये आपका फाइलोक्विनोन होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस मुगल शासक ने जो है झरोखा दर्शन को जो वो शुरू किया था, यहाँ पे शुरू किया था वो पूछा गया था। तो देखिए आपका जो झरोखा दर्शन को जो है ना ये आपके मुगल बादशाह ये जो आपका अकबर के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मुगल साम्राज्य में झरोखा प्रथा का जो तात्पर्य था ये क्या होता था। तो देखिए झरोखा प्रथा का जो तात्पर्य था ना ये आपके किलों और महलों की बालकोनी में दर्शकों को संबोधित करने के लिए जो है ये आपका दैनिक अभ्यास जो वो किया जाता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस मुगल सम्राट के द्वारा जो है ये आपका झरोखा दर्शन की प्रथा जो वो बंद कर दिया गया था। तो देखिए इस प्रथा को जो बंद है ना ये आपका औरंगजेब के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित इनमें से कौन जो है आपके संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन में जो आपका पंडित शिव कुमार शर्मा दिया गया था। तो देखिए ये जो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा है ना ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपका पूछा गया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा ये जो आपके कहाँ से संबंधित है। तो ये आपके जम्मू कश्मीर से जो वो संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत ने अपना जो पहला टेस्ट मैच है ना ये किस देश के साथ खेला था। तो देखिए भारत ने जो अपना पहला टेस्ट मैच है ये आपका 1932 में जो है ये आपका इंग्लैंड देश के साथ जो है वो खेला था, और इसकी जो कप्तानी है इससे पहले आपका प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था कि भारत के लिए जो अपना पहला जो कप्तान है ये कौन बने थे। तो देखिए भारत के जो पहले कप्तान है ना ये आपके CK नायडू जो वो कप्तानी किए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
तो इंग्लैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं ये जो क्वेश्चन मैं आपको 100% ये दावा यहाँ पे कर सकता हूँ कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में जो है ये प्रश्न आपको कवर जो वो करवाया था। तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट देखे होंगे ये प्रश्न इजीली जो वो करके आ गए होंगे। इसके अलावा अगर बात कर ले भारत इसमें जो है कितने रन से जो है भारत हारा था, तो देखिए इंग्लैंड ने भारत को जो है इस मैच में 158 रन से जो वो हराया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत में पहला टेस्ट मैच जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, यानी किस ग्राउंड में आयोजित किया गया था, तो देखिए भारत में पहले टेस्ट मैच का जो आयोजन है ना ये आपके बॉम्बे जिमखाना मैदान में जो ये आपका आयोजन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका टेस्ट मैच के बारे में। अगर ओडीआई के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना जो पहला वनडे मैच है ना ये 13 जुलाई 1974 को खेला था। और किस टीम के खिलाफ खेला था, तो ये भी आपका इंग्लैंड के खिलाफ ही जो वो खेला था। और किस स्टेडियम में खेला था अगर ये पूछ लिया जाए, क्योंकि टीसीएस है ये कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए ये जो आपका स्टेडियम का नाम था ना ये आपका लीड्स के हेडिंगले स्टेडियम में जो है ये आपका मैच जो वो खेला गया था। और इस टीम का जो नेतृत्व है यानी पहला जो आपका वनडे जो कप्तान रहे थे भारतीय टीम के ये आपके अजीत वाडेकर रहे थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मोघारा योजना, यानी ये जो आपका मोघारा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा जो वो शुरू किया गया है, इसमें लाभार्थी को जो है कितने रुपए की राशि जो वो दी जाती है। तो देखिए मोघारा योजना ये जो आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है राज्य के आर्थिक रूप से वंचित आबादी की सहायता के लिए जो है ये आपका शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत प्राप्तकर्ता को जो है ये आपके 3 लाख रुपये जो है वो दिए जाते हैं। तो 3 लाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2001 में किस कुचिपुड़ी नर्तक को जो है पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका शोभा नायडू है ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है और इन्हें 2001 में जो है पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो शोभा नायडू आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शोभा नायडू जी को जो है 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य के अन्य प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, वेम्पति चिन्ना सत्यम, इंद्रानी वाजपेयी और भावना रेड्डी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। और कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एग्जाम में कुचिपुड़ी नृत्य के एक कलाकार के बारे में पूछा जाता है, यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति भी जो है ये आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और इनके अगर पुरस्कार की बात कर लेना तो देखिए इन्हें जो है 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। इन्हें 2001 में जो है पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2016 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अल्पसी महोत्सव ये जो आपका किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा। अल्पसी जो महोत्सव है ना ये आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। तो केरल आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में कैबिनेट जो मिशन है ना ये कब आया था। तो देखिए भारत में जो कैबिनेट मिशन है ये आपका मार्च 1946 में आया था। तो मार्च 1946 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लीजिए जो आपका किसके लिए शुरू किया गया था। तो देखिए कैबिनेट मिशन को जो है ये आपके ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1946 में जो है ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण की योजनाओं पर जो है चर्चा करने के लिए जो है इसे शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस मिशन में जो है यानी कैबिनेट मिशन में जो है आपके 3 सदस्य थे। और वो 3 सदस्य कौन कौन से थे, तो देखिए पहले आपके लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे जो कि भारत के राज्य सचिव थे। इसके अलावा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे ये आपके व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। और तीसरे जो सदस्य थे ना ये आपके एवी अलेक्जेंडर थे जो कि नौहान विभाग के जो है ये पहले प्रमुख थे। तो ये तीनों सदस्यों का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लेसन्स लाइफ टॉस्ड बाय अनोइंगली इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर, यानी ये जो आपका लेसन्स ऑफ टाइट मी अनोइंगली ये जो आपका किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये आपके अनुपम खेर की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो अनुपम खेर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुपम खेर की बात कर ले तो इन्हें आपका 2004 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2016 में जो है इन्हें पद्म भूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये किसका जो है विपरीत जो है वो आपका संबंध होता है। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी से जो है ये आपका एटॉमिक साइज यानी परमाणु आकार जो है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एटॉमिक साइज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा ना उससे जो आपका आयोनाइजेशन जो एनर्जी है ना वो आपका डिक्रीज करेगा यानी घटेगा, और जैसे जैसे परमाणु का आकार छोटा होगा यानी घटता जाएगा तो आयोनाइजेशन जो एनर्जी है ना वो आपका इंक्रीज करता जाएगा यानी बढ़ता जाएगा। तो एटॉमिक साइज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑड वन आउट से आया था कि लाइसोसोम, वैक्यूल और राइबोसोम और न्यूक्लियस में जो है आपको ऑड वन आउट जो वो फाइंड करना था। तो देखिए इन चारों में जो आपका ऑड वन आउट है ना यानी आपका जो अलग है वो आपका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस अलग क्यों है, इसका कारण ये है कि न्यूक्लियस एकमात्र ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें आनुवंशिकी सामग्री यानी डीएनए जो है वो होता है, और यह जो आपका कोशिका को जो वो नियंत्रण जो है वो केंद्र होता है। जबकि लाइसोसोम, वैक्यूल और राइबोसोम में जो है ये आपके अन्य कार्यों के लिए जो वो जिम्मेदार होता है। और इनके अन्य कार्य कौन कौन से हैं, तो देखिए ये जो आपका लाइसोसोम होता है ना ये आपके कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को जो है ये तोड़ने और हटाने का कार्य जो है वो करता है। और लाइसोसोम को जो है ये आपका कोशिका का आत्मघाती थैला भी जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा अगर वैक्यूल की बात कर ले तो ये जो आपका कोशिका में जो है तरल पदार्थ और अन्य पदार्थों का जो है ये आपका भंडारण करता है। राइबोसोम की बात कर ले तो यह जो आपका प्रोटीन संश्लेषण में जो है ये आपका शामिल होता है। इसलिए न्यूक्लियस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका शून्य आधारित बजट से आया था। तो देखिए शून्य आधारित बजट का जो मतलब होता है ना ये आपका बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ जो है वो किए जाते हैं। और शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को जो है कोई महत्व जो वो नहीं दिया जाता है। और इस प्रणाली में जो है कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए जो है ये आपका बजट जो वो शून्य है। इसके अलावा अगर बात कर ले भारत में शून्य आधारित बजट ये जो कब पेश किया गया था, तो देखिए शून्य आधारित बजट जो है इसकी जो अवधारणा का प्रयोग जो है सबसे पहले जो है ये आपका अमेरिका के द्वारा जो है 1977 में जो वो किया गया था। और भारत में अगर बात कर ले तो देखिए भारत में पहली बार 1986 में जो है तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने जो है इसे जो वो स्वीकार जो वो किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सेंसस 2011 व्हाट इज द रियल परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन इन इंडिया, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो क्रिश्चियन का जो आपका परसेंटेज रहा था ना ये कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई आबादी जो आपका लगभग 28 मिलियन रहा था। और परसेंटेज की बात कर ले तो ये आपका कुल आबादी का जो है 2.3% जो ये अनुमान जो है वो लगाया गया था। तो 2.3% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला आबादी जो रहा था ये आपका हिंदू धर्म का रहा था, जो कि आपका कितना रहा था, तो ये आपका 79.8% रहा था। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो आपका इस्लाम धर्म रहा था, तो इस्लाम का जो आपका रहा था वो आपका 14.2% रहा था। वहीं ईसाई धर्म पालन करने वाले जो परसेंटेज रहा था वो आपका 2.3% रहा था। सिख धर्म को पालन करने वाले का परसेंटेज जो है ये आपका 1.7% रहा था। बौद्ध धर्म पालन करने वाले जो है ये आपका 0.7% रहे थे। और जैन धर्म का पालन करने वाले जो है ये आपका 0.4% रहे थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मैकाले के बारे में जो है आपको कथन जो है गलत कथन जो वो बताना था कि इनमें से कौन सा कथन जो है मैकाले के बारे में जो आपका गलत जो है वो दिया गया है। तो देखिए इस ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो एक सही कथन है ये आपका मैकाले के मिनट का अनुसरण करते हुए जो है 1835 का जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम है ना ये पेश जो है वो किया गया था। यानी मैकाले ने जो है अंग्रेजी भाषा सिखाने की आवश्यकता पर जो है ये बल दिया था। तो यहाँ पे तो आपका गलत जो है कथन बताना था, तो ये तो आपका सही कथन हो जाएगा। इसके अलावा 3 कथन और क्या क्या दिए गए थे आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सरकार के भारतीय संसदीय रूप से जो है सरकार के मुखिया कौन होता है। तो देखिए सरकार का मुखिया जो है ना ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन में आपका सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया दिया गया था। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया का प्रावधान है ना ये आपके यूएसए देश के संविधान से जो वो लिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यूएसए देश से और कौन कौन से प्रावधान जो है वो लिए गए हैं, जैसे कि अध्यक्ष जो आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये भी आपका यूएसए से लिया गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य भी जो है ये आपका यूएसए से लिया गया है।
है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन भी जो है ये आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी जो है ये आपका यूएसए से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान भी जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी आपका यूएसए से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना भी जो है ये आपका यूएसए से लिया गया है। जब क्वेश्चन में ये रहे कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है ये किस देश से लिया गया है, तो फिर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना की जो भाषा है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश से जो है वो लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नरेगा एक्ट ये जो है कब आया था। तो देखिए ये भी आपको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में जो वो करवाया था। तो देखिए नरेगा जो एक्ट है ना ये आपका वर्ष 2005 में जो वो आया था। तो 2005 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले नरेगा का जो है आपका पूरी तरह योजना जो है ये कब शुरू किया गया था, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका नरेगा जो योजना है ना ये आपका 2 फरवरी 2006 को जो है ये आपका आंध्र प्रदेश के जो है 200 जिलों से जो है इसे शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और नरेगा को जो है आपका पूर्ण रूप से पूरे देश में कब जो है ये आपका लागू किया गया था, तो इसे जो आपका 2008 में जो है ये आपका शुरू किया गया था पूरे देश में। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और नरेगा का नाम बदलकर जो है मनरेगा कब किया गया था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा कि नरेगा का नाम बदलकर जो है ये आपका मनरेगा जो है ना ये आपका 2 अक्टूबर 2009 को जो वो किया गया था। और मनरेगा का अगर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बॉक्सिंग बाउट में जो है आपका यंग प्लेयर और फीमेल का जो वो समय पूछा गया था। तो देखिए पेशेवर मुकाबले में अधिकतम जो आपके 12 राउंड तक जो वो सीमित होते हैं, जहां प्रत्येक पुरुषों के लिए जो है ये आपका 3 मिनट का राउंड होता है और महिलाओं के लिए और यंग प्लेयर के लिए जो आपका राउंड होता है ना ये आपका 2 मिनट का होता है। तो यंग प्लेयर और महिलाओं के लिए पूछा गया था, तो 2 मिनट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का जो प्रमुख है ना ये कौन होता है। तो देखिए अनुच्छेद 53 के क्लोज 1 के अकॉर्डिंग जो है कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं ना ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं और इनके पास जो है सभी संवैधानिक शक्तियां होती है जिनका प्रयोग वे सीधे या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से जो वो कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा है ना ये कहाँ पर होती है। तो देखिए विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा है ना ये आपके भारत के मेघालय राज्य के मासिन राम में होता है। तो मासिन राम आपका करेक्ट आंसर होगा। और मासिन राम जो है ये आपके मेघालय के किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये आपका खासी पर्वतमाला पर स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पाखु इटू डांस ये जो आपका किस राज्य का जो है ये लोक नृत्य है। तो देखिए पाखु इटू जो नृत्य है ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है ये आपके ड्रीम महोत्सव के दौरान जो है वो किया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ये जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन आधारित संरचना में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करके जो है सरकारी सेवाओं को लोगों तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंच बनाने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2015 को जो है ये आपका डिजिटल इंडिया अभियान जो वो शुरू किया गया था। तो 1 जुलाई 2015 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द सैलरी ऑफ आर्मी ऑफिशियल्स इन द मौर्यन पीरियड, यानी मौर्य साम्राज्य के समय आपके जो ये सब होते थे ना सेनापति नायक और मुखिया का जो सैलरी जो है ये कितना होता था पर एनम। तो इसको जो आपका मैच जो वो करना था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के समय सेनापति का जो आपका एनुअल जो आपका यानी वर्ष में जो आपका सैलरी होता था ना ये आपका 48,000 पर एनम जो वो होता था। तो सेनापति में 48,000 आपका जो वो सही मैचिंग होगा। वहीं अगर प्रशासता की बात कर ले तो देखिए प्रशासता का जो एनुअल जो आपका सैलरी होता था ना ये आपका 24,000 होता था। नायिका की बात कर ले तो देखिए नायिका का जो पर एनम होता था ना ये आपका 12,000 होता था। तो नायिका में आपका 12,000 जो वो सही मैच होगा। मुखिया का भी आपसे पूछा गया था। तो देखिए मुखिया का भी जो सैलरी होता था ना ये आपका मौर्यन पीरियड में ये आपका पर एनम जो है ये आपका 8,000 होता था। तो मुखिया वाला में 8,000 जो वो आपका सही मैचिंग होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अल्पासी महोत्सव ये तो मैंने आपको बता दिया कि अल्पासी जो महोत्सव है ये आपका केरल राज्य में जो वो मनाया जाता है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।